बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप बहुत सारे पेपर्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि आपने F2 के पेपर के अंदर, अपने इनिशियल फंडामेंटल लेवल के पेपर के अंदर ये आपने रेशियोज़ का टॉपिक पढ़ा है। आप जब लोग F3 का पेपर पढ़ रहे होते हैं तब भी आप लोगों ने रेशियोज़ का टॉपिक पढ़ा है। F5 के अंदर रेशियोज़ का टॉपिक पढ़ते हैं, F7, F9, पूरे के पूरे ACCA के अंदर कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके पास आता ही आता रहता है। पर सैडली हम ये देखते हैं कि अक्सर जब स्टूडेंट्स जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर ये रेशियो एनालिसिस का टॉपिक अटेम्प्ट करने, तो कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। उसकी कुछ कोर रीजंस हैं। एक तो ये रीज़न हो सकती है कि मिसाल के तौर पे आपको उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं है, या इवन इफ अगर आपके पास टॉपिकल ग्रिप है, आपको पता है कि रेशियो के एनालिसिस के फार्मूलाज क्या हैं, रोज कैसे निकलता है, जीबी मार्जिन कैसे निकलता है, एनपी मार्जिन कैसे निकलता है, बाकी सारे रेशियोज क्या हैं। तो इवन दो कि आपको रेशियोज के फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से याद होते हैं, लेकिन उनको इंटरप्रेट करना, एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर इंटरप्रेट करना और एक ऐसे सिनेरियो के अंदर इंटरप्रेट करना जहाँ पे कोई केस स्टडी का फॉर्मेट बनकर आया हुआ होगा, येस दिस कैन बी अ चैलेंज। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर से आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि आप वो डाटा एक्वायर करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। और इवन इफ के जब आप आगे बढ़ते हैं और अपने फर्दर करियर के अंदर प्रोग्रेस करते हैं, आप OBU की BSc ऑनर्स की डिग्री की तरफ जाते हैं, तो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस, राइट। अब सवाल सबसे पहले आपका ये पैदा होगा कि सर आप हमेशा कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसका नाम समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का नाम समझ में आ जाता है तो उसका काम भी समझ में आ जाता है, लेकिन अगर नाम ना समझ में आए तो कुछ भी कर लें उसका काम भी समझ में नहीं आता। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप सबसे पहले ये पूछना चाहोगे कि सर आखिरकार ये जो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है, ये टॉपिक इन इटसेल्फ है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेशियोज? तो मेरे दोस्तों, रेशियोज एक्चुअली हैं क्या? रेशियोज हम कुछ ऐसे टूल्स को कहते हैं। आप कह लीजिए कि हम ऐसे कुछ टूल्स को कहते हैं, आप कह लीजिए कि हम कुछ ऐसे फॉर्मूलाज को कहते हैं, आप कुछ कह लीजिए कि हम कुछ ऐसे एंगल्स को कहते हैं, आप कह लीजिए कि हम कुछ ऐसे लेंसेज को कहते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कंपनी की परफॉर्मेंस को अप्रेस कर पाते हैं। यानी आपके सामने, आप लॉजिकली सोचें कि आप सब लोग एक अकाउंटेंट हैं, तो आप सब लोग के सामने आप लोगों की ये थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बननी कैसे है। आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का मतलब क्या है, आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, आपको पता है कि डिस्क्लोजर्स भी साथ जाके रिपोर्ट करने होते हैं, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंसी, सारी बातें आप लोगों को पता है। लेकिन आप लोग थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि एक इन्वेस्टर के सामने, एक अप्रेजर के सामने ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आप ऑलरेडी बना चुके होते हैं। एक बार आपने ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स बना ली, तो अब ये स्टेटमेंट्स कहती क्या हैं? अच्छा कहती हैं, बुरा कहती हैं, परफॉर्मेंस बेहतर बताती हैं या खराब बताती हैं, ये असल समझने की बात है। और ऐसे कैसे हम सामने वाले को चंद लफ्जों के अंदर समझा पाएं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही या बुरी रही, वो चंद अल्फाज रेशियोज के अल्फाज हुआ करेंगे, करेक्ट। तो बेसिकली रेशियोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को अप्रेस करने के लिए। ये बहुत वाइडली यूज करते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट आर दोज पीपल हु रिकमेंड डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कि उनको किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो डिफरेंट एनालिस्ट मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे हुए होते हैं, वो अक्सर जो है यूज करते हैं रेशियोज के टॉपिक को इन ऑर्डर टू स्ट्रैटेजिकली असेस अ कंपनीज करंट एंड फ्यूचर एक्शंस। यानी इस बात को असेस करने के अंदर कि क्या कंपनी के करंट एक्शंस सही रिजल्ट लाके दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या कंपनी की जो फ्यूचर स्ट्रैटेजीज हैं वो नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। ये बेसिकली रेशियो एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर एनालिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसको। अच्छा, अब सर हम जब ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टूल को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? या क्या ये कोई एक ऐसा टूल है जो कि हमें सिर्फ एक साइडेड लेंस के बारे में बताएगा, सिर्फ एक साइडेड पिक्चर के बारे में बताएगा, या ये कोई इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप टूल है कि ये आपको ऑल राउंड परफॉर्मेंस बता सकेगा, एक से ज्यादा बातें बता सकेगा? हाँ, ये रेशियोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने डेवलप हो चुके हैं कि ये बिल्कुल ट्रू पिक्चर और बिल्कुल समझ लो कि ये मैक्रो पर्सपेक्टिव के अंदर पिक्चर बयान करते हैं। यानी ओवर द टाइम किया क्या गया कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स ने इस रेशियो की टेक्निक को इस्तेमाल कर करके इतना बेहतर बना दिया है कि अब सारे के सारे इस फॉर्मूलाज को, सारी की सारी इस मेथोडोलॉजी को चंद कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया।
कुल मिला के 5 टाइप की कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कि अकाउंटेंट्स इस्तेमाल करते हैं रेशियोज के अंदर किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। पहले ये 5 टाइप की कैटेगरीज का नाम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके इस कैटेगरी पे और थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेते चले जाएंगे और बात थोड़ी सी आगे बढ़ा लेंगे। अब ये 5 कैटेगरीज क्या है? एक टाइप की कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फिर एक टाइप की कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं गियरिंग रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, मैनेजमेंट एफिशिएंसी या वर्किंग कैपिटल रेशियोज, और फिर 5वीं टाइप की कैटेगरी क्या है जिसको हम कहा करते हैं इन्वेस्टर रेशियोज। जरा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एक कैटेगरी कहती क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम कहीं ना कहीं जानना चाहते होंगे कि इज द कंपनी प्रॉफिटेबल और नॉट, यानी कहने का मकसद ये है कि क्या इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी वाइबल होने वाली है या नहीं होने वाली। जितने मेरे मेमन दोस्त हैं वो इस बात को फौरन से समझ जाएंगे कि क्या ये वारे में आती है कंपनी या नहीं आती। तो ये वारे में आती है या नहीं आती, यानी कमर्शियल सक्सेस के अंदर रिजल्ट करेगी या नहीं करेगी, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। जब हम गियरिंग रेशियोज की बात करने जाएंगे तो याद रखिएगा ये जो गियरिंग का लफ्ज है ना, ये गियरिंग का लफ्ज इन इट सेल्फ रिप्रेजेंट करता है उधार को, यानी डेट को। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गियरिंग रेशियोज, तो गियरिंग रेशियोज एक्चुअली रिप्रेजेंट डेट रेशियोज, यानी वी वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि जो कंपनी जो भी काम करने जा रही है उस कंपनी के अपने काम करने के अंदर और लोगों का कितना हाथ है, यानी और कैसे कैसे लोगों से फाइनेंस जनरेट किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिन दूसरे लोगों से फाइनेंस जनरेट कर लिया गया है, यानी डेट का कैपिटल उठा लिया गया है, क्या ये डेट के कैपिटल कंपनी के लिए ओवरऑल फ्रूटफुल है या ओवरऑल फ्रूटफुल नहीं है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस डेट की वजह से कंपनी इतनी ज्यादा रिस्की हो चुकी है कि जरा सी टर्बुलेंस, जरा सा कोरोना इसको इधर उधर कर दिया करे और अल्टीमेटली कंपनी डिफॉल्ट कर जाए। तो वी वांट टू लुक कि क्या कंपनी आज सक्सेसफुल है या नहीं। वी आल्सो वांट टू सी कि जो कंपनी के रिटर्न्स आ रहे हैं क्या ये रिस्क के साथ मैच करते हैं या नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी रिस्क बहुत ज्यादा ले रही है और उसके अगेंस्ट रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप होगा। फिर उसके बाद वी वांट टू सी लिक्विडिटी रेशियोज। ये जो लिक्विडिटी का लफ्ज है ना, ये रिप्रेजेंट करता है समझ लो कैश को, और अगर लिक्विडिटी का लफ्ज कैश को रिप्रेजेंट करता है तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि देखिए अक्सर ये है ना, जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज होती है और आप देखेंगे कि अक्सर जब इकोनॉमीज के अंदर टर्बुलेंस आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लिक्विडिटी रेशियोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कैश इज किंग। बहुत सारे मानने वाले लोग, बहुत सारे जानने वाले लोग, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग अक्सर एक कहावत इस्तेमाल किया करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अंदर कि कैश इज किंग। पैसा है तो आगे बढ़ सकते हो, पैसा नहीं है तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो वी वांट टू चेक कि क्या कंपनी के पास इनफ लिक्विड कैश है या नहीं है, क्या इतना पानी भरा यानी बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड कैश है या नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, वो अपने करंट ऑपरेशंस और फ्यूचर ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके। लिक्विडिटी रेशियोज। वर्किंग कैपिटल रेशियोज, वर्किंग कैपिटल के नाम से जाहिर है बात करेगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर। क्या कंपनी अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज सही से कर रही है या नहीं कर रही। याद रखिएगा अगर यहां मिसमैनेजमेंट होती है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मिसमैनेज हो तो ओवरऑल कंपनी कमर्शियली सक्सेसफुल हो जाए। देखिए याद रखिएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वो रिसोर्सेज और वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि चंद अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर आ रही हो, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल रेशियोज खराब हैं तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेशंस खराब है, यानी कहीं ना कहीं से समझ लो कुछ ना कुछ लीक हो रहा है। ये ऐसी बात है कि तुम समझ लो कि तुमने कोई दुकान बनाई हुई है, उस दुकान के अंदर ऑल्दो कि वो दुकान प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर उनके ऑपरेशंस के अंदर मसला है, यानी कभी कभार कोई गल्ले से पैसे उठा के लेके चला जाया करता है या चंद तौर के ऊपर उधार पे चीजें लेके ऑपरेशन चला लेता है, अगर यहां पे कहीं लीकेज हुई ऑपरेशंस के अंदर तो ये एनालिस्ट को ये बता देते हैं कि अल्टीमेटली फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी एट स्टेक है, यानी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो सकती। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी होगी मेरे दोस्तों, उस लास्ट कैटेगरी का नाम है इन्वेस्टर रेशियोज। इन्वेस्टर रेशियोज में कहता हूं सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर रेशियोज एक लेंस है, यानी ये एक ऐसे टाइप का रेशियोज की कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपने एक अकाउंटेंट नहीं बनना होता, बल्कि आप ऐसे समझ लो यू हैव टू कम इनटू द शूज ऑफ एन इन्वेस्टर। तुमने खालिसतन एक इन्वेस्टर का जहन से सोचना होता है कि क्या कंपनी वाइबल है या नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ता है। अच्छा, जब इन्वेस्टर की तरह सोचोगे ना तो एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के बारे में सोचो, वो सोचता क्या है, उसको चाहिए सिर्फ पैसा, वो कुछ और नहीं देखता, वो आज नहीं देखता, वो कल नहीं देखता, वो परसों नहीं देखता, वो सिर्फ पैसे की बात करता है। तो शायद जब हम इन्वेस्टर रेशियोज के अंदर जाएंगे तो हम ये चेक किया करेंगे कि डिविडेंड की क्या हालात हैं, हम चेक किया करेंगे कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से शेयर होल्डर की जेब में कितना कैपिटल
कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जा रहा है, यानी सारा का सारा काम इन्वेस्टर की ज़हनियत से हुआ करेगा, हम खुद इन्वेस्टर बन के काम किया करेंगे। तो ये 5 टाइप की कैटेगरीज का ओवरव्यू है, और अगर ये कैटेगरीज का ओवरव्यू समझ में आता है तो फिर बात आगे बढ़ाई जा सकती है, यानी अब काम की बात होगी। क्लियर होती है बात? अच्छा, अब है तो 5 कैटेगरीज, और 5 कैटेगरीज ऐसे प्लेट में रख के तो दे नहीं सकते आपको, तो इन 5 कैटेगरीज के ऊपर लंबी लंबी गुफ्तगू है, क्योंकि जब एग्जाम के ऊपर जाओगे तो 3-3, 4-4 पेज के आंसर लिखने पड़ जाते हैं, और ये बहुत मामूली सी बात होती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि एक एक कैटेगरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, उस चीज का फॉर्मूला भी समझ में आए, और फिर उस चीज की इंटरप्रिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन, और उसके सेटबैक समझ में आए। ये समझ में आ गया तो काम आपका बन जाया करेगा। अब जो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग मेरे दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस कैटेगरी का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सही? अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ना लगभग सबने सुना हुआ है कि कुछ चंद टाइप के रेशियोज इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज आप एक प्यार से कहते हो ना, ये रोज का रेशियो इस्तेमाल करते हो, एक रेशियो है। चंद लोग कहते हैं कि सर वो हमें याद है, हमने प्रीवियस स्टडीज के अंदर पढ़ा है, जीपी मार्जिन के नाम से एक रेशियो होता है, यस वो भी इस्तेमाल करते हैं। एनपी मार्जिन, एसेट टर्नओवर या रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कुछ रेशियोज होते हैं, आप वो इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कैटेगरी इन इटसेल्फ 4-5 रेशियोज के ऊपर कंसिस्ट करती है, इसके पिलर वो 4-5 रेशियोज है। लेकिन अगर मैं तुम लोग को बताऊं, सारी बात कहां पे आके खत्म हो जाती है, यानी मैं कहता हूं सारे के सारे रेशियोज को इधर उधर रखो, सिर्फ एक रेशियो अगर तुम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर समझ लो, और अगर इसके ऊपर बात हो जाए तो समझ लो काम यहीं की यहीं खत्म हो जाया करेगा। ऐसे समझ लो कि ये प्राइमरी रेशियो है, और इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा वो सेकेंडरी रेशियो हुआ करेगा। ये तो हो सकता है किसी एग्जाम के अंदर कि तुम्हारे पास रोज के साथ कोई और रेशियो शायद ना आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बाकी सारे रेशियोज हो जाएं और तुम्हारे पास रोज ना आए। यानी ऐसे समझो कि मैं अपनी बात की शुरुआत ही ऐसे करूंगा कि ये जो फॉर्मूला भी पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो रेशियो भी पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। रोज है तो बात है, रोज नहीं है तो फिर बात ही नहीं है, आगे कोई टॉपिक नहीं चलाया जा सकता। क्लियर होती है बात? अब सर सबसे पहले जरा फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये रोज क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लुग़वी मायने ये होते हैं कि जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किया गया, चाहे वो डेट की फॉर्म में किया गया हो, चाहे वो इक्विटी की फॉर्म में किया गया हो, जितना भी कैपिटल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किया गया है, उसके ऊपर आप एज अ बिजनेस रिटर्न कितना कमा के दे रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ओवर द कैपिटल विच हैज बीन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ये है बेसिकली रोज की इंटरप्रिटेशन। फॉर्मूला क्या होगा कि आप न्यूमरेटर के अंदर हमेशा रखा करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर एक सेकंड, सर फाइनल फिगर तो इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर पीएटी की आती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आती है, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर पीएटी। याद रखिएगा, जब भी हम लोग रोज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो रोज की कैलकुलेशन के अंदर यू ऑलवेज हैव टू असेस मैनेजमेंट्स परफॉर्मेंस, और उस बात के लिए जरूरी ये है कि आप न्यूमरेटर के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉफिट की फिगर रखें जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर भी है। याद रखना, इंटरेस्ट इज अ रिजल्ट of the financing policy of the entity. Taxation is the result of the fiscal policy of the entire country. ना मैनेजर्स के हाथ में फाइनेंस होता है बिजनेस का प्राइमरीली, ना फिस्कल पॉलिसी किसी भी मैनेजमेंट की कंट्रोल के अंदर होती है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी दैट कैन वी ऑलवेज यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पीबीआईटी एज अ न्यूमरेटर इन रोज। क्लियर होती है बात ये? अच्छा, अगर इसी फॉर्मूला के अंदर थोड़ी सी और डेलिब्रेशन करें तो न्यूमरेटर के अंदर देखो कंट्रोलेबल प्रॉफिट था, यानी जो भी फिगर कंट्रोलेबल फिगर है वो आपने न्यूमरेटर के अंदर रखनी है। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो डिनोमिनेटर के अंदर आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड के पहले लुग़वी मायने जरा रिवाइज करवाइएगा बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड के लुग़वी मायने ये होते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया गया है। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि देखो बचपन के अंदर हमको पढ़ाया जाता था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी देखो याद रखना, जब भी किसी बिजनेस के अंदर कोई भी फॉर्म के एसेट्स एम्प्लॉय होते हैं तो या तो वो एसेट्स आपके अपने पैसों से आए हुए होते हैं यानी इक्विटी से, या तो वो आए हुए होते हैं किसी के उधार के पैसों से यानी लायबिलिटीज एसेट्स की सोर्स होती हैं। तो याद रखना कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्योंकि ये होता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड्स कैपिटल यानी इक्विटी प्लस ऑल लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके का बनाया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के आपके पास बेसिकली 2 मेथोडोलॉजीज होती हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का कि आप निकालें सेकंड फॉर्मूला से, विच इज सिंपल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज।
अगर आप कभी किसी एग्जाम के अंदर ये वाला फॉर्मूला ना इस्तेमाल कर पाए तो एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि रिमाइंडर ऑफ द बैलेंस शीट होता है, और वो क्या है कि आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया करेंगे, ऐसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जा सकता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास सवाल के अंदर क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स के एक्सट्रैक्ट बना के दिए हुए हैं, क्या डाटा दिया हुआ है, जैसा डाटा हो वैसा फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब सर देखें, ये तो हम बचपन से जानते हैं, ये तो हमें जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे ना, हमें तब से पता है कि ये रोज का फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे होता है। अब सवाल ये होगा कि आज के ज़माने के अंदर, यानी इस पेपर के ज़माने के अंदर, इस रोज को कैलकुलेट करने के बाद क्या समझ में आता है। भाई मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि आपने रोज कैलकुलेट किया और रोज का आंसर आ गया आपके पास 20%। तो पहली बात तो ये कि इस 20% का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया गया था, यानी अगर 100 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉय किया गया था तो उसके ऊपर 20% का रिटर्न आया है, यानी 20 रुपए का रिटर्न आया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 200 रुपए का कैपिटल एम्प्लॉय किया गया होता तो शायद उसका 20% यानी 40 रुपए का रिटर्न आता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सर जब मैं अपने एग्जाम के अंदर जाऊंगा तो क्या मेरा एग्जामिनर मुझसे सिर्फ रोज निकालने को दिया करेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आजकल के जमाने के अंदर जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेजॉरिटी टाइम्स रेशियोज ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, और यकीन जानो कि अगर ना भी कैलकुलेटेड हो तो इसको कैलकुलेट करने के शायद मैक्सिमम 1 मार्क हुआ करते होंगे, इससे ज्यादा के मार्क्स आपको नहीं मिलते। असल बात यह होगी कि आप रेशियोज के ऊपर कॉमेंट्स क्या देते हैं, यानी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करते हैं। अच्छा, अब मेरा देखो अपना मानना है कि बीइंग इन अ पाकिस्तानी एनवायरनमेंट, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी को बात करने के अंदर कभी भी कोई भी मसला नहीं है, कभी भी कोई भी मसला नहीं है। बल्कि हम एग्जाम के अंदर जाते हैं ना, तो हम एग्जाम के अंदर वो बातें भी कराते हैं जो कि कभी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर भी नहीं लिखी हुई होती, जो कभी कहीं ने, जो किसी ने पैदा भी नहीं की होती ना, पाकिस्तानी वो भी बोलकर आ सकता है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वी नीड फर्स्ट लाइन, पहली लाइन बस सर हमें दे दो, फिर तो हम सवाल के आंसर के बीच में छैया भी लिखकर आ जाया करेंगे। वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो अब सवाल ये है कि सर बस पहली लाइन बताओ, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी एग्जाम क्वेश्चन करने जाओ और रोज के ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करो, अपने कमेंट स्टार्ट करो, तो पहली लाइन हमसे ले लीजिएगा, और वो क्या है कि आप हमेशा स्टार्ट इस तरह कीजिएगा कि रोज इज द प्राइमरी इंडिकेटर या प्राइमरी मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बस यहीं से बात स्टार्ट करना और फिर थोड़ी सी गेम आगे चलना स्टार्ट हो जाएगी। सर बस ये एक लाइन लिखने के इतने सारे मार्क्स मिलते हैं? नो, आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप डिग डाउन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होगा कि आप रोज को कंपेयर करेंगे उसके पास्ट ईयर्स के साथ। इस साल कंपनी ने रोज कमाया है 20% का, और लेट अस सपोज लास्ट ईयर कंपनी का रोज था 25% का, यानी इसका मतलब लास्ट ईयर तक इन्वेस्टर जब 100 रुपए बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय किया करते थे तो हम 25 रुपए का रिटर्न लाके देते थे, और इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि हम सिर्फ 20% का जो है रिटर्न लाके दे रहे हैं। इट कैन ऑल्सो बी वाइस वर्सा, यानी 20 से 25 भी जा सकते थे। अब सर क्या कमेंटिंग करूं, क्या बातें करूं? तो सुनो, याद रखना, मैंने आपको पता है मैं ही वो टीचर हूं जो कि आगे चल के बच्चों को ACCA के अंदर OBU यानी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री की मेंटोरिंग भी देता हूं। तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ देखा है कि लोग रेशियोज के ऊपर कमेंटिंग क्या करते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग रेशियोज पे कमेंटिंग करने जाते हैं ना, तो यूँ बात करते हैं कि भाई रोज बढ़ गया, रोज गिर गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, बस यहीं तक की बातें करते हैं। और जब भी उनसे पूछा जाए कि रोज क्यों बढ़ गया या गिर गया, तो बातें इतनी चुन्नी मुन्नी करते हैं, यानी इतनी बेसिक रीजंस बताते हैं जिसका शायद एक प्रैक्टिकल बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। यू ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिएगा, रोज इज अ रेशियो फॉर स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। रोज कोई प्राइमरी, यानी रोज ऐसे समझ लो कि बच्चों का रेशो नहीं है, यानी रोज की एनालिसिस की वक्त मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि शकूर टाइम पे आता है या नहीं आता। रोज की एनालिसिस की वक्त मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस बार 2 प्रोडक्ट ज्यादा बिकी थी या 2 प्रोडक्ट कम बिकी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, यानी याद रखना ये मैक्रो लेवल के ऊपर असेस करने वाला रेशियो होता है, ये बोर्ड लेवल पे असेस करने वाला रेशियो होता है। इसीलिए यहां पे जरूरी है कि आप थोड़ी सी बड़ी बातें किया करें। आप इसको कंपेयर
किया करें दूसरी कंपनीज के साथ। आप देखें कि आपकी कंपनी 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न लाके दे रही है, और मिसाल के तौर पे आप ही की कंपनी के अंदर, आप ही की इंडस्ट्री के अंदर कोई और कंपनी यानी इंडस्ट्री एवरेज के अगेंस्ट कितना रिटर्न आ रहा है। तो अगर वो आपसे ज्यादा रिटर्न लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा है, और अगर आप किसी से ज्यादा रिटर्न लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब किसी और के इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा है। ये होगी एनालिसिस की टाइप। यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद अदर कंपनीज। सही। अच्छा सर, मैं अपने पास्ट ईयर से कंपैरिजन कर लूंगा, मैं दूसरी कंपनी से जाके कंपैरिजन कर लूंगा, मैं इंडस्ट्री एवरेजेस से जाके कंपैरिजन कर लूंगा, लेकिन इस कंपैरिजन का लुब्बे लुबाब क्या होगा, यानी मैं आंसर कैसे डिक्टेट कर आऊंगा। तो समझ लो कि हमने तुम्हारे लिए, यानी ये मेरी तरफ से, दिस इज नॉट बाय द एग्जामिनर, समझ लो मैं जुबैदा आपा की जगह हूं, मैं यासिर आपा हूं, ऐसे समझो। यानी मेरे साथ ऐसे समझो कि मैं तुमको एक टोटका बताता हूं कि ये टोटके के जरिए हमेशा अपने आंसर्स को जो है एग्जाम के अंदर लेकर आना, होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स मिला करेंगे। आंसर लिखने की टेक्निक है क्या? सबसे पहले अपने आंसर के अंदर ये बताया करो कि जिस पर्टिकुलर रेशो के ऊपर तुम काम कर रहे हो, और याद रखना ये टोटका सिर्फ एक रेशो के ऊपर नहीं चलेगा, बाकी सारे रेशो यानी पूरे चैप्टर के ऊपर ही चलने वाला है। सबसे पहले जिस रेशो के ऊपर भी काम कर रहे हो उसके बारे में ये बताया करो कि वो रेशो का रिजल्ट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद ये बताया करो कि जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, क्या ये बेहतर हालात बताता है बिजनेस के या बुरे हालात बताता है बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी आंसर स्टार्ट कर रहा होता तो मैं बात इस तरीके से स्टार्ट करता कि ड्यूरिंग द करंट पीरियड द रोज हैज इंक्लाइंड बाय 5% फ्रॉम 20 to 25%। दिस शोज बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। यूं करके बात स्टार्ट करना। लेकिन देखो, ये तो तुमने सिर्फ बताया है कि अच्छा या बुरा, अब थोड़ी सी अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाना। एनालिसिस को आगे कैसे बढ़ाओगे कि मेरा स्ट्रक्चर ये है कि मैं हमेशा स्टूडेंट से ये बोलता हूं कि सारे रेशोज की कमेंटिंग के अंदर, खासतौर पे हमारे पेपर की रेशोज की कमेंटिंग के अंदर, तुम इंक्रीज या डिक्रीज बताओ, अच्छा या बुरा बताओ। उसके बाद तुम फाइंड आउट करो कि उस रेशो के इंक्रीज या डिक्रीज होने की पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। याद रखिएगा, आप एग्जाम के अंदर एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, वहां पे रियल लाइफ एस्पेक्ट्स नहीं होते, तो हमेशा पॉसिबल रीजंस के बारे में बात करोगे। तुम देखो कि सवाल के अंदर ऐसी कौन सी अकाउंटिंग रीजंस हैं जो कि तुम्हें नजर आती हैं, और अकाउंटिंग रीजंस के बाद जाके देखना कि कौन सी ऐसी नॉन अकाउंटिंग रीजंस हैं जो कि तुम्हें नजर आती हैं। अकाउंटिंग रीजंस का मतलब यह होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अदर इनकम के अंदर इस दफा बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, रोज बढ़ गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ था या कोई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हुआ था जिसकी वजह से एकदम से इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी गिरी और रोज देयरफॉर गिर गया हो। तो ट्राई करना कि सवाल से जाके देखो कि कोई तुम्हें अकाउंटिंग रीजन मिल जाए, कोई डेफर टैक्स की इंप्लीकेशन हो, कोई लीजेस की इंप्लीकेशन हो, कोई रेवेन्यू रिकग्निशन की इंप्लीकेशन हो। जो चीज तुम्हें सवाल के अंदर से आइडेंटिफाई होती है वो जाके सबसे पहले डिक्टेट करना। और फिर नॉन अकाउंटिंग रीजन क्या है? नॉन अकाउंटिंग रीजन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी रीजन जिससे अकाउंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। कस्टमर्स बढ़ गए, मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे थे, मार्केट स्किमिंग कर रहे थे, या किसी कंपनी को एक्वायर करने के नतीजे में ऐसा हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सिचुएशन ही खराब थी। एग्जामिनर सबसे पहली लाइन में लिख के देगा कि मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होनी थी। तो नॉन अकाउंटिंग रीजंस ये हो सकती हैं। किसी कॉम्पिटिटर का आ जाना, किसी न्यू एंट्रेंट का आपकी इंडस्ट्री के अंदर आ जाना, ये भी एक पोटेंशियल चीज हो सकती है, नॉन अकाउंटिंग रीजन हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की सूरत हाल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई होगी। एक बार ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लो तो आखिरी स्टेप तुम्हारा क्या होगा? कंक्लूजन। अब सर आपने 5 स्टेप का टोटका बताया, क्या? इंक्रीज डिक्रीज, गुड बैड, अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग, कंक्लूजन। तो चलिए सर, इंक्रीज डिक्रीज हम कर लेंगे, गुड बैड हम कर लेंगे, ये अकाउंटिंग रीजंस पॉसिबल क्या क्या हो सकती हैं? कुछ पॉसिबल अकाउंटिंग रीजंस मैं आपके सामने डिक्टेट करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सवाल में इस तरीके का कुछ सिनेरियो दिया हुआ हो सकता है कि आपके सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बैलेंस शीट बना के दी हुई हो और उस बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू प्रॉफिट और लॉस का लफ्ज लिखा हुआ आ रहा हो। आपको याद है ना, IFRS 9 के तहत इन इन्वेस्टमेंट्स को हर साल मार्क टू मार्केट करना जरूरी है। इवन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को, एग्रीकल्चरल एसेट्स को, सबको मार्क टू मार्केट करना जरूरी है। तो हो सकता है इस साल कोई ऐसा फेयर वैल्यू गेन या लॉस आया हो जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिली हो और
जिसकी वजह से आपके रोज के रिजल्ट्स ऊपर या नीचे नजर आ रहे हों। जैसे 2020 के अंदर हम ये देखते हैं कि 2020 के अंदर कोरोना वायरस का इंपैक्ट आया और कोरोना वायरस के इंपैक्ट की वजह से दुनिया भर के देशों के अंदर मेरे दोस्तों लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया। जब लॉकडाउन होता है तो ट्रेड रुकती है, जब ट्रेड रुकती है तो लोगों के पास लिक्विडिटी रुकती है, यानी उनके खरीदो फरोख्त की जो चाह होती है या खरीदो फरोख्त की जो वॉल्यूम्स होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जो कि क्योंकि आजकल मार्केट बैठी हुई है तो इस मार्केट के बैठने की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइसेस भी गिरी हो। अगर ऐसा हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 उसकी वो ऊपर फेयर वैल्यू लॉस आया होगा। अगेन आपका रोज पिछले साल से कम या फिर वाइस वर्सा केस के अंदर ज्यादा भी नजर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी ने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा हो और उसके लिए वो लोग रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हो। याद है ना, IAS 38 के मुताबिक अगर वो क्राइटेरिया, वो 6 क्राइटेरिया मीट ना हो, याद है ना पायरेट वाले क्राइटेरिया, अगर वो 6 क्राइटेरिया मीट ना हो तो IAS 38 के तहत सारा का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट P&L के अंदर चला जाता है। तो अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की हिंट मिलती है तो हो सकता है इसके भी वजह से आपकी इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो गई हो। अपने एग्जामिनर को बताना कि R&D की वजह से इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी और रोज खराब हो रहा है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इस R&D की वजह से। आज की मेहनत अल्टीमेटली कल के फ्यूचर रिटर्न्स लाके देती है, इसके बारे में जरूर बता दिया करना। सर और अकाउंटिंग रीजन क्या हो सकती है? एक और सुनो, ये पहले भी बताया हुआ। याद करो हमने कभी ना कभी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था जिसका नाम था IAS 20। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स का स्टैंडर्ड था और उसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए एक टेक्निक हुआ करती थी जिसको हम कहा करते थे नेटिंग ऑफ मेथड। नेटिंग ऑफ मेथड के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊं तो नेटिंग ऑफ मेथड के अंदर IAS 20 ये अलाउ करता था कि अगर आपको ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिला है तो इस ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट ही आप ग्रांट की डेफर्ड इनकम को लेस कर दिया करें और जब बैलेंस शीट के अंदर जाएं ग्रांट्स को रिपोर्ट करने के लिए, बजाय इसके कि आप एज अ सेपरेट डेफर्ड लायबिलिटी बताएं, आपको करना ये चाहिए है कि आप डायरेक्टली एसेट की फिगर को ग्रांट की फिगर से नेट ऑफ कर लिया करें। इससे होता क्या है कि जो नेट एसेट की फिगर बनकर आती है वो कंपैरेटिवली छोटी बनकर आती है। अब मेरे दोस्तों देखो, याद रखना, अगर आपने IAS 20 के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए नेटिंग ऑफ मेथड इस्तेमाल किया तो आपकी एसेट की वैल्यू क्योंकि नेट हो गई है तो इस वजह से कम आई हो। अब जरा लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हारी ग्रांट्स की वजह से एसेट की वैल्यू कम आई होगी तो इसका मतलब लॉजिकली जरा कैपिटल एम्प्लॉयड की फार्मूला क्यों कराओ, तुम्हारी ये वाली फिगर कम आई होगी। जब तुम्हारी टोटल एसेट्स कम हुए होंगे तो उसकी वजह से तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ होगा। जब तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा डिनोमिनेटर कम हुआ, और अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर कम हुआ ना तो याद रखना कि ओवरऑल आंसर अल्टीमेटली बढ़ जाया करेगा। ये भी एक पॉसिबल अकाउंटिंग रीजन हो सकती है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने सवाल के अंदर नेटिंग ऑफ मेथड इस्तेमाल किया हुआ या नहीं किया हुआ? एग्जामिनर बताएगा। देखो याद रखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें कोई बात ना बताए लेकिन तुमसे उसका रीजन एक्सपेक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर एग्जामिनर कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बनाएगा जिसमें तुम्हें नजर आ रहा होगा कि ग्रांट है और ग्रांट के लिए नेटिंग ऑफ मेथड इस्तेमाल किया गया है। अगर एग्जामिनर ने ऐसा बोल दिया तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम उस अकाउंटिंग का इंपैक्ट यानी उस अकाउंटिंग रीजन का इंपैक्ट अपने एनालिसिस के अंदर जरूर बताओ। दिस इज गोइंग टू बी योर रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा सर, और कुछ पॉसिबल रीजंस बताइएगा कि क्या ऐसे हम खास तौर पे नॉन अकाउंटिंग ऐसी रीजंस के ऊपर बात कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर बेहतर हो जाएगा? हाँ, हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी ने देखा कि मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आपकी कंपनी ने क्योंकि देखा कि मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है तो बिल्कुल रिसेंटली यानी एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे, यानी याद रखिए मैं पास पेपर सुना बिल्कुल ऐसे ही होगा कि एग्जामिनर बोलेगा कि बिल्कुल ईयर एंड के करीब 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले हमने एक नई नवीनी कंपनी को एक्वायर किया है ताकि हम अपने मार्केट शेयर को उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपैंड कर सकें। याद रखना, अगर तुम्हारे सवाल के अंदर तुम्हारी सिचुएशन के अंदर देयर आर हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स खास तौर पे जस्ट बिफोर द ईयर एंड, if there are heavy capital expenditures just before the year end, तो याद रखो लॉजिकली सोचो, अगर बिल्कुल ईयर एंड से करीब बहुत हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हुए होंगे तो इसका मतलब टोटल एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी। जब टोटल एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू बढ़ी होगी और अल्टीमेटली तुम्हारे रोज का आंसर गिर गया होगा। सर अगर हमने कुछ हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए होंगे तो उससे कुछ मुनाफा भी आएगा ना?
देखो याद रखना, एसेट्स एज अ चीज है, मुनाफा फॉर द ईयर का चीज है। एसेट लंबे अरसे के कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होता ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि एक पीरियड से ज्यादा के अंदर आपको फायदा पहुंचाए। बिल्कुल ईयर एंड के करीब करीब आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा, इक्विपमेंट खरीदा होगा, किसी कंपनी को खरीदा होगा, किसी गुडविल खरीदी होगी, इतने सारे काम तुम लोगों ने किए हुए होंगे, लेकिन इनका रिटर्न आएगा आहिस्ता 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 जाके। तो अभी टेम्परेरी क्या हुआ होगा, तुम्हारा रोज थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ होगा, लेकिन याद रखना जस्ट बिकॉज रोज डाइल्यूट हो रहा है ना, तो हम एक अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते कि फॉरेन से लिख देंगे कंपनी दबाव लगाओगे। अगर रीजन ये है कि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर जस्ट बिफोर द ईयर एंड, तो एग्जामिनर को बताना कि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की वजह से, रीसेंट एक्विजिशन की वजह से टेम्परेरी रोज अभी गिरा हुआ होगा, लेकिन अगर एक्वायर कर जिस कंपनी को एक्वायर किया, अगर वो कंपनी बारे की कंपनी है, तो अल्टीमेटली ये रोज पूरा का पूरा बढ़ जाया करेगा। ये पूरी एनालिसिस आप लोग करके आएंगे। डन सर, और कोई नॉन अकाउंटिंग रीजन बता दो, कोई भी रीजन हो सकती है, यानी यू नेम इट वी हैव इट। कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन बता दो, मिसाल के तौर पे कंपनी ने अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करके मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश की हो, पेनिट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसेस बढ़ा के मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश किया हो, कस्टमर्स हो, कोई भी ऐसा काम है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से ये काम हो गया, और सीजनल इम्पैक्ट भी हो सकता है। रमजान आए, कुछ एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मुनाफा आना शुरू हो जाता है, ये पॉसिबल रीजन हो सकती है। सीजनल इम्पैक्ट की वजह से चीजें बढ़ गई। आप मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने 2020 के अंदर कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के आने से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेल क्या थी, और एक वायरस के पूरे एक पेंडेमिक के आने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेल कितनी है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि दवाइयों के ऊपर एक्सपेंडिचर, रिसर्च, ये सब बढ़ता चला जा रहा है, दे आर रनिंग मनी आउट ऑफ इट। तो ये भी एक नॉन अकाउंटिंग रीजन हो सकती है आपकी एनालिसिस के अंदर। बाकी जो सोच सकते हो ना, जो सोच सकते हो वो सब एक रीजन है। हाँ, अब जब मैं एक बच्चे को बोलता हूँ ना कि यार जो सोच सकते हो एक पॉसिबल रीजन है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर जो सोच सकता हूँ एक रीजन है, जो भी, मतलब अगर किसी एक्टर की डेथ हो गई तो क्या ये भी एक रीजन है? सर अगर मेरी उससे बात नहीं बन रही तो क्या ये भी एक रीजन है? सर वो गाना आजकल बड़ा चल रहा है, क्या ये भी एक रीजन है? नहीं। अब देखो, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आपको जिंदगी में सिखाया होगा कि जो सोच सकते हैं ना सब लिखते चले जाना, बस जस्टिफाई कर देना। जो सोचने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कुछ भी सोचो, हर वो बात एग्जाम के अंदर लेकर आना जो कि सवाल के एनवायरनमेंट में से तुम्हें नजर आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसी बातें लेकर आते हैं, ऐसी बातें लेकर आते हैं जिसका सवाल के अंदर कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ होता, सवाल में वो सिचुएशन ही नहीं बना के दी हुई होती, और वो पता नहीं क्या क्या लेकर आ जाते हैं, एग्जामिनर उनके आंसर को रिजेक्ट कर देता है। तो प्लीज ऐसे काम ना करना, जैसा सवाल होगा बस वैसा काम करके आना। डन होती है मेरे दोस्तों ये बात। एक और चीज मैं तुम लोगों को अभी से खबरदार करना चाहता हूँ, रोज इज अ स्ट्रेटेजिक रेशियो। तो खुदा के लिए नन्ही मुन्नी बातें ना करना इस रेशियो के अंदर, यानी बिल्कुल छोटी छोटी बातें, सर 2 रुपए से प्राइस बढ़ा दी होगी, एक बार जो है 5% से सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, सर इतने की मशीनरी हमने इस साल खरीद ली थी, ये छोटी छोटी बातें नहीं करना, स्ट्रेटेजिक बातें करना रोज के अंदर, और फिर तुम्हारे एग्जाम की सिचुएशन इंशाल्लाह अच्छी होगी और तुम्हें उसके मार्क्स भी मिल रहे होंगे। अच्छा, मेरा एक बड़ा इख्तिलाफ है लोगों से, और ये इख्तिलाफ मेरा आपसे है, क्योंकि आप पहली बार ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले पढ़ा है। मेरा आपसे इख्तिलाफ ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब एनालिसिस करने जाते हैं तो एनालिसिस के अंदर हमने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट करना है, दुनिया भर में ऐसे ही होता है। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर भी रोज से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज़ इट इज द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब रोज की इंटरप्रिटेशन लिखने जाते हैं तो वो सारी बातें लिखकर आ जाते हैं, यानी वो इतनी डिटेल्ड बातें लिखकर आ जाते हैं जिसका मेरे हिसाब से कोई लॉजिक ही नहीं बनती। मेरे हिसाब से रोज के अंदर बहुत ज्यादा बातें नहीं की जा सकती। याद रखना इस बात को। क्या मतलब? सुनो, देखो याद रखना, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया को कोई भी एनालिस्ट, दुनिया को कोई भी अकाउंटेंट इतना अच्छा अकाउंटेंट नहीं हो सकता जो कि रोज की फिगर को देख के ये बता सके कि क्या अच्छा या क्या बुरा हुआ। रोज इज अ स्ट्रेटेजिक रेशियो जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी, ये नहीं बताता कि क्यों अच्छी थी या क्यों बुरी थी। यानी कंपनी ने इस साल उतना क्यों नहीं कमाया जितने कि पिछले साल कमाया करती थी, एग्जैक्ट रीजन कभी भी रोज के फॉर्मूला से पता नहीं लग सकती।
Now in order to dig down into the reasons for the changes in rows, ऐसे कौन सी exact reasons हैं जिसकी वजह से rows की situation ऊपर या नीचे हो गई? For that to happen, you need to look into two things. Number one, margins and number two, volumes. अब इसको ना एक काम कर चलो छोड़ो, मेरे ऊपर रख के सोचो। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार देखो, मैं एक कमर्शियल एंटिटी हूँ और मेरा काम ये है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करूँ। तो जरा लॉजिकली सोचो, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है कि मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यार देखो, आज मैं 30-40 रुपए तो कमा लेता हूँ साल के, तो ये मैं पैसे तो कमा लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर लालच बहुत है, यानी मेरे अपने अंदर एक नियमन बना है, तो मेरे अंदर एक लालच है। तो मैंने आपसे ये बोला कि यार मेरा इरादा ये है कि यार मुझे कोई ऐसा आइडिया दो जिसके थ्रू मैं पढ़ा के ज्यादा पैसे कमा लूं, यानी मैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर लूं, मैं अपने रोज को बढ़ा दूं। तो जरा लॉजिकली सोचो कि एज अ टीचर अगर मुझे अभी थोड़ा ज्यादा कमाना होगा, 30-40 रुपए कमाता हूं, मेरी उम्मीद ये है कि मैं 50-60 रुपए कमा लिया करूंगा। अगर मैं कुछ अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं क्या करूं कि मेरी कमाई के अंदर इजाफा हो जाए? दो काम, या तो मैं एक काम ही कर सकता हूं कि मैं अपनी फीस बढ़ा दूं। अगर मैं अपनी फीस बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा, खुद बहुत मेरी कमाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। अगली, या फिर ऐसा हो सकता है जो कि शायद आपके मतलब की ज्यादा बात है, आप ये बोला करेंगे कि सर फीस ना बढ़ाओ, एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर इजाफा हो जाए। अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर इजाफा हो गया तब भी आप ज्यादा कमाना शुरू कर देंगे। यानी देखो कॉमन सेंस, या तो प्राइस बढ़ाऊंगा या तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, बस ये। रोज का रिजल्ट क्यों अच्छा हुआ या क्यों बुरा हुआ, इस बात की बात इस तरीके से पता लगेगी कि आप कंपनी के बारे में दो चीजों को फाइंड आउट करेंगे। क्या कंपनी के रोज के बढ़ने या गिरने के पीछे रीजन मार्जिन्स हैं, यानी प्राइसेस हैं, याद रखना मार्जिन्स गिरते हैं लेकिन लफ्ज असल प्राइसेस है। और दूसरी रीजन क्या है कि वॉल्यूम्स। दोनों में से किसी में भी एक के अंदर इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरे दोस्तों, आपके रोज के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं यानी मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, प्राइसेस, और वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, डिमांड। यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? आसान तो है कहना कि सर या तो प्राइस बढ़ा लो या डिमांड बढ़ा लो, बल्कि क्या दोनों ही बढ़ा लो, लेकिन मसला सारा ये है कि दे बोथ आर इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा, यानी कंपनी अगर मार्जिन्स बढ़ाएगी तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड के ऊपर, वॉल्यूम गिर जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाने के पीछे जाऊंगा तो मुझे अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज किसके ऊपर करना पड़ेगा, अपने मार्जिन्स यानी अपने प्राइसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। याद रखना एग्जामिनेशन सिचुएशन के अंदर हमें हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप नजर आता है। सर प्राइसेस का एनालिसिस कैसे होता है और वॉल्यूम यानी डिमांड का एनालिसिस कैसे होता है? मेरे दोस्तों, प्राइसेस के एनालिसिस को असेस करने के लिए यानी मार्जिन्स के इंपैक्ट को असेस करने के लिए वी यूज टू टाइप्स ऑफ रेशियोज। एक का नाम होता है जीपी मार्जिन और एक का नाम होता है एनपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। और इसी तरह जब हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करने जाते हैं तो वॉल्यूम्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक रेशियो होता है जिसको हम कहते हैं एसेट टर्नओवर। इससे पहले मैं अभी आगे चलूं ना, तुम लोगों को ये वाला रेशियो समझाऊं, मुझे पता है कि एक चीज तुम गलत करते हो। एग्जाम के अंदर जाते हो ना तो अक्सर एसेट टर्नओवर के अंदर प्राइसेस की बात करते हो, और जब अक्सर, क्योंकि मुझे सब पता है कि सब लोगों ने बचपन में पढ़े हुए रेशियो ना, सब ने बचपन से लेकर आज तक पढ़े हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जब यहां पे जा रहे होते हैं ना जीपी मार्जिन या एनपी मार्जिन के अंदर बात करने जा रहे होते हैं, तो जैसे ही देखते हैं जीपी मार्जिन साल का बड़ा है तो फौरन से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर इसका मतलब प्राइस जो है, इसका मतलब ज्यादा सेल्स हो गई होंगी, इसका मतलब हमने ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया होगा। नहीं, मार्जिन का ताल्लुक सिर्फ प्राइसेस से है। यहां जो बात करूंगा उसका ताल्लुक सिर्फ प्राइसेस से और किसी चीज से नहीं। और यहां का ताल्लुक यानी एसेट टर्नओवर का ताल्लुक सिर्फ वॉल्यूम से है और किसी चीज से नहीं है। अगर यहां वाली बात वहां लिखोगे मार्क्स कट गया, और वहां वाली बात यहां लिखोगे तब भी मार्क्स कट गए, ये मत करिएगा। क्लियर? तो अब आने वाली तीन रेशियोज के ऊपर जरा से बात करना स्टार्ट करें। चलिए जी, तो अब बेसिकली हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह ताला कोशिश ये करनी है कि फौरन एक ही बोर्ड के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को निपटा दें। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास एक रेशियो है जिसका नाम है जीपी मार्जिन, या जिसको आप प्यार से कहा करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन।
मेरे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने का सबसे पहले तरीकेकार ये होता है कि आप न्यूमरेटर के अंदर रखा करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, डिनोमिनेटर के अंदर रखा करेंगे सेल्स को और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करेंगे। सिंपल तरीके से फॉर्मूला ये कैलकुलेट हो जाया करेगा। सर सवाल, सर ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद क्या बताता है, यानी ये नजर किस तरीके से आता है? यानी इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि लेट सपोज आपकी कंपनी ने 100 रुपए की सेल्स की और 100 रुपए की सेल्स के ऊपर 20 रुपया कमाया। तो अगर 100 रुपए की सेल्स के ऊपर 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया तो ये ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 20% का। और 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के रेशियो का मतलब ये हुआ कि जब मैं 100 रुपए की चीज बेचने जाता हूं, तो जब मैं 100 रुपए की चीज बेचने जाता हूं तो हमेशा मेरी जेब में कम से कम कितना बच जाया करता है? 20 रुपया बच जाया करता है। तो आप अपनी सेल के ऊपर कम से कम डायरेक्ट प्रॉफिट कितना रखते हैं, ग्रॉस का प्रॉफिट कितना रखते हैं, ये आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर होती है बात ये? अब सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में कुछ खुसूसियात, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहले याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना, ये प्राइमरी इंडिकेटर फॉर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। मैं फिर कह रहा हूं, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे यहां अगर किसी चीज को 3 मरतबा कम से कम कह दिया जाए ना, तो उस बात के अंदर वजन आ जाता है। और मैंने तीनों बार ये बात रिपीट की है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का ताल्लुक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से होता है और किसी चीज से नहीं होता। और यकीन जानो कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी सबसे अहम चीज होती है और इसके अलावा कोई चीज आपकी पीएनएल के अंदर अहम नहीं होती। तुम लोग इंशाल्लाह ताला थोड़े बहुत बड़े होगे और आगे चल के जब किसी ऑडिट फर्म के अंदर जाया करोगे और कभी कभी कि तुम इस लेवल के ऊपर पहुंचोगे कि पार्टनर को जाके अपना रिव्यू करवा रहे होगे, तो तुम लोग देखना कि ऑडिट फर्म्स के जो पार्टनर होते हैं ना, बाबे बन चुके होते हैं। तो वो बाबे ऐसे होते हैं कि वो सबसे पहले आप उनके सामने लेके जाते हैं ना अपनी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो कुछ उंगलियां रखते हैं और देख के बता देते हैं कि देखो यहाँ गलती है। ऐसा ही होता है बिल्कुल, वो उनके एक्सपीरियंस का नतीजा होता है। और अगर कोई सीनियर मैनेजर, अगर आपका कोई पार्टनर, अगर कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सबसे पहले कोई चीज देख रहा होगा ना आपके फाइनेंशियल्स के अंदर या आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो वो सबसे पहली चीज देखता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आपको वाकई में ये बताता है कि आपका बिजनेस वारे का बिजनेस है या नहीं है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट के हमेशा बात आता है नेट प्रॉफिट, लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसी कंपनी हो ना जिसका ग्रॉस लॉस आ रहा हो, यानी उसका जीपी मार्जिन खराब हो, तो देखो अगर किसी कंपनी का ग्रॉस लॉस आ रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्ट ही प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी मेरा पढ़ाना ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। तो देखो याद रखना कि अगर मेरा पढ़ाना ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं है ना, तो अगर मेरा ग्रॉस लॉस है यानी मेरा पढ़ाना ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं है, मैं पूरा इदारा बंद कर दूं, मैं सारे इदारे का रेंट देना बंद कर दूं, मैं सारे इदारे के अंदर लाइटें बंद कर दूं, मैं सारे स्टाफ को निकाल दूं, मैं अपने सारे इक्विपमेंट को सेल कर दूं, मैं सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन अगर मेरा पढ़ाना ही प्रॉफिटेबल नहीं है तो अगर मैं बाकी सारे खर्चों को भी एलिमिनेट कर दूं ना, मैं तब भी देखो प्रॉफिट के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन अगर आपके इदारे का प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, यानी आपके इदारे के पास कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट जरूर आता है लेकिन बेशक नीचे नेट लॉस आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट अच्छा है तो इसका मतलब यह है कि आपका काम अच्छा है, लेकिन सर फिर भी तो नेट लॉस आ रहा है। ये नेट लॉस आना एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट है। नेट लॉस आने का मतलब क्या है कि बाहर कोई चोरी कर रहा है। नेट लॉस आने का मतलब क्या है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मसला है। नेट लॉस आने का मतलब यह है कि मेरे कुछ कामों के अंदर मसला है, लेकिन जब तक मेरी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तब तक मेरे पास चांस होता है कि मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकूं, क्योंकि मैं फौरन के फौरन अगर बाहर के मामला सही कर दूं तो मेरे सारे मामला सही बन जाया करेंगे। प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो नीचे से एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, खुद ब खुद कंपनी भी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ जाया करेगी। तो मेन फोकस हर अकाउंटेंट का हमेशा इसकी तरफ नहीं होना चाहिए है, बल्कि हर अकाउंटेंट का मेन फोकस एक्चुअली जीपी मार्जिन की तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए। एक और बात याद रखना, जीपी मार्जिन के ऊपर देखो, जब भी एनालिसिस करने जाओगे तो जीपी मार्जिन इज ऑल अबाउट प्राइसेस, ऑल अबाउट प्राइसेस। इसका आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका आपके डिमांड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एंड आई कैन प्रूव दैट, आई कैन अश्योर यू कि जीपी मार्जिन इज ऑल अबाउट प्राइसेस। आप सोचें भाई, मिसाल के तौर पे हम एक सिनेरियो की मिसाल लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज केस नंबर ए। केस नंबर ए के अंदर कंपनी ने लेट अस सपोज अपनी एक प्रोडक्ट सेल की जिसकी सेलिंग प्राइस थी लेट अस सपोज 100 रुपए।
इस 100 रुपए वाली प्रोडक्ट को बनाने के अंदर जो हमारी कॉस्ट आती थी, आई अज्यूम कि लेट अस सपोज 80 रुपए आती थी, तो अगर 100 रुपए में से मैं 80 रुपए लेस कर दूंगा तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचता होगा, 20 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट बचता होगा। इसका मतलब परसेंटेज के अंदर निकालूं तो 20% का मेरे पास, यानी 20 डिवाइड बाय 100, 20% का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाया करता होगा। अग्रीड? नाउ लेट अस सपोज वी अज्यूम केस नंबर बी। इन केस नंबर बी अब कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही, यानी एक यूनिट सेल नहीं कर रही, बल्कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि केस नंबर बी के अंदर वी आर गोइंग टू सेल 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जब एक यूनिट बेचा था तो 100 की सेलिंग प्राइस, 80 की कॉस्ट, 20 का ग्रॉस प्रॉफिट था ना। तो जरा सोचो कि अगर हम 2 यूनिट सेल करेंगे तो इसका मतलब सेल्स अब हमारी 100 के बजाय 200 की आ रही होंगी। जाहिर सी बात है, अगर सेल्स के अंदर इजाफा हुआ है तो 2 प्रोडक्ट को बना के बेचने के अंदर कॉस्ट में भी इजाफा होगा। लेट अस सपोज कॉस्ट हमारी अब कितनी हो जाएगी, 160 की। 200 की सेल्स होंगी, कॉस्ट 160 ही होगी, प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, हमारे पास 40 का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑल्दो के एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर प्रॉफिट हैज इंक्रीज, 20 to 40 आ गया, लेकिन डिड यू नोट परसेंटेज, यानी 40 डिवाइड बाय 200 अगर अब मैं करूं तो 40 डिवाइड बाय 200 द परसेंटेज स्टिल रिमेन्स सेम, 20%। समझ में क्या आया? मैं एक प्रोडक्ट सेल करूं तब भी 20% आंसर आएगा, 2 प्रोडक्ट सेल करूं तो एज लॉन्ग एज द पर्टिकुलर्स आर सेम, एज लॉन्ग एज द कॉस्ट एंड द प्राइस इज सेम, आंसर 20% ही आना है। इसका मतलब मेरे दोस्तों तुम लोगों को समझ में ही आया कि वॉल्यूम्स का कोई ताल्लुक नहीं होता ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो खुदा के लिए अपने आंसर्स के अंदर जो डिमांड रिलेटेड बातें करते हैं, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स रिलेटेड बात करते हैं, ये करना छोड़ दें। इट इज ऑल अबाउट प्राइसेस, प्राइसेस एंड प्राइसेस। अच्छा सर, मैंने तो बचपन में ये पढ़ा था कि जब जीपी मार्जिन के ऊपर कमेंटिंग करने जाते हैं तो सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि बात की जाती है COGS के ऊपर भी। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिर रहा है तो हो सकता है कॉस्ट बढ़ गई हो, या अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट कम हो गई हो। हमने तो यही पढ़ा था कि कॉस्ट का ताल्लुक भी ग्रॉस प्रॉफिट से है। हमने तो पढ़ा था कि अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एडवर्स आ रहा है तो हमने तो बचपन से पढ़ा है कि इसका मतलब मटेरियल महंगा खरीदा होगा। मटेरियल महंगा खरीदा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल को जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बड़ी होगी और अल्टीमेटली जीपी मार्जिन गिर गया होगा। लेबर महंगी हायर कर ली होगी, ओवरहेड्स बहुत ज्यादा हो गए होंगे। हमने तो ये वाली बातें पढ़ी हैं, सही पढ़ी हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लिखने का बिल्कुल गलत है। सुनो क्यों। अक्सर बच्चे जब अपने आंसर्स लिखते हैं ना तो आंसर्स के अंदर प्राइसेस के बजाय बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट बढ़ गई होगी, डिप्रिसिएशन ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, ये नीचे, वो नीचे, सारी ऐसी बातें करते हैं और कॉस्ट का ताल्लुक जीपी मार्जिन की कमेंटिंग के अंदर लिख कर आते हैं। मेरा आपसे जरा सा इख्तिलाफ है। मेरा ये कहना है कि ऑल्दो कॉस्ट की वजह से ये आंसर मूव होता है, लेकिन फिर भी आंसर लिखते वक्त ना ताल्लुक प्राइस का ही बनाना चाहिए। आप कॉमन सेंस से सोचें भाई, आप अगर अपने आंसर के अंदर ये लिखने जा रहे हैं कि प्राइसेस, मटेरियल की प्राइस महंगी हो गई थी, लेबर महंगी हो गई थी, ओवरहेड महंगा हो गया था, हमारे खर्चे बढ़ गए थे, ये लॉस हो गया था, वो लॉस हो गया था, इन्वेंट्री खराब आ गई थी, इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा थी, अगर आप ये बात करने जा रहे हैं तो मेरा एज अ बिजनेस एनालिस्ट सिंपल सा आपसे सवाल है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना, प्राइस क्यों नहीं बढ़ा है? कारोबार का तो सिंपल मकसद होता है भाई, कारोबार का मकसद ये होता है कि आपकी कॉस्ट आए, उसके ऊपर आप चंद रुपए का प्रॉफिट रखो और आगे सामने वाले को बेच दो। तो अगर आप ये कहते हो, सोनली ये कहते हो कि हमारी कॉस्ट के अंदर इजाफा हो रहा है, तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि फिर आपने प्राइस के अंदर इजाफा क्यों नहीं किया? हाँ, अगर आप इसी बात को कुछ ऐसे देखें, हमारी कॉस्ट के अंदर इजाफा हुआ लेकिन जीपी मार्जिन गिरा इस वजह से। सिर्फ ये ना कहना कि कॉस्ट के अंदर इजाफा हुआ इसलिए जीपी मार्जिन गिर गया, ऐसे ना कहना। तुम यूं कहना अपने आंसर के अंदर कि हमारी कॉस्ट के अंदर इजाफा हुआ और ये जो कॉस्ट का इंक्रीज है ये हम प्राइस के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पाए, और क्योंकि कॉस्ट का इंक्रीज प्राइस के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पाया तो आपका जीपी मार्जिन गिर गया। नाउ दिस इज अ कंप्लीट आंसर। वरना उसूल तो यही कहता है कि अगर आपकी कॉस्ट बढ़ी है तो आगे से प्राइस बढ़ाओ, सामने वाले अपने कस्टमर को कॉस्ट का बर्डन दो। खुद थोड़ी लेती है कभी कोई कंपनी, लेकिन होता है। कब होता है? कब ऐसा होता है कि आप अपनी कॉस्ट के इंक्रीज का इंपैक्ट कस्टमर को ट्रांसफर नहीं कर पाते? जब कंपटीशन। आप बोलोगे ना यार कॉस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा क्योंकि कंपटीशन है। कॉस्ट इंक्रीज हुआ लेकिन वो कॉस्ट इंक्रीज उन वजूहात की वजह से हुआ विच वर ऑल एबनॉर्मल लॉसेस, वो सारी की सारी एबनॉर्मल कॉस्ट थी।
तो क्योंकि कंपनी की गलतियों की वजह से कॉस्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो कस्टमर के ऊपर ये प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, और क्योंकि कॉस्ट के इंक्रीज के साथ साथ प्राइस नहीं बढ़ी इसलिए जीपी मार्जिन गिरा है। ये हुआ कंप्लीट आंसर। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि जहां कॉस्ट की बात करते हो बिल्कुल करो, मैं अभी आगे तुमको रीजंस बताने वाला हूं कि कॉस्ट की रीजंस क्या हो सकती हैं, लेकिन आखिरी लाइन में कनेक्शन हमेशा ये जरूर दिया करना कि ये सारे इंपैक्ट प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं हो रहे। कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्रीज हो सकते हैं? मे बी इट कैन बी अ रीजन कि एबनॉर्मल लॉसेस आ गए हों आपके पास, आपका मशीनरी पुराना है, हाईली डिप्रिशिएटेड मशीनरी है, इतना डिप्रिशिएटेड मशीनरी है कि उसके अंदर से आप जो भी आउटपुट निकल कर आता है वो हाई एबनॉर्मल लॉसेस के अगेंस्ट निकल कर आता है। 30-40% जो है आपके एबनॉर्मल लॉसेस चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे होंगे। हो सकता है आपका प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट के अंदर कोई सिवियर इंपेयरमेंट हो गया हो। अगर इंपेयरमेंट हुई किसी प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम की, तो वो वाली इंपेयरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जाती है, और वो देखो एक अनहोनी है, वो कोई ऐसा इवेंट है जो कि नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, और इस अनहोनी का इंपैक्ट प्राइसेस के अंदर ट्रांसलेट नहीं होता। अगेन कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस नहीं बढ़ पाएगी, जीपी मार्जिन गिर जाया करेगा। इन्फ्लेशन, चीजें वैसे ही महंगी हो रही हैं, अगर कंपटीशन है और चीजें वैसे ही महंगी हो रही हैं तो इन्फ्लेशन एक नॉन अकाउंटिंग रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपका जीपी मार्जिन गिर गया होगा। एक ये भी रीजन हो सकती है कि भाई आप बोलो, जैसे आप ट्रेडिशनली बचपन से बोलते आए हो, पुअर कॉस्ट कंट्रोल, कह देना, बस याद रखना प्राइसेस से जरूर करना, क्योंकि मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल अच्छी नहीं करती, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल अच्छा नहीं करती, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली प्राइसेस नहीं बढ़ पाती, यानी कॉस्ट बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली जीपी मार्जिन गिर सकता है। कर लेना बात। ये भी हो सकता है कि हमारे जीपी मार्जिन को हमेशा बुरी बातें नहीं करते, बुरे में भी कुछ अच्छा सोचो। ये भी हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरा हो, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरने की वजह असल ये हो कि कॉस्ट भी अपनी जगह है, प्राइसेस भी अपनी जगह हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने डेलिबरेटली पेनेट्रेट करने की ठान ली हो। भाई अक्सर ऐसा होता है ना, आप इस बात को ऐसे सोचे, मैं आपको सीमेंट इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल मिसाल देके बताता हूँ। कल को मिसाल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हैं और आपने कल को ये सोच लिया कि यार कल से मैं भी सीमेंट का कारोबार करना शुरू करूंगा। मैंने सुना है डीजी खान इतनी बड़ी कंपनी है, लकी सीमेंट इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का, मैपल लीफ इतनी बड़ी कंपनी है, कल से मैं भी सीमेंट का कारोबार करना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा भाई, आप सीमेंट का कारोबार करना जाए तो सही जरा पाकिस्तान में, जैसे ही आप मार्केट के अंदर एंटर होंगे और सीमेंट का प्लांट लगाने की कोशिश करेंगे, देयर आर बिग जायंट्स, और वो बिग जायंट्स देखो याद रखना, जब भी न्यू एंट्रेंट किसी भी मार्केट के अंदर आता है तो अपने कस्टमर लेकर नहीं आता, वो आप ही की कस्टमर में से शेयर खाता है। तो जैसे ही आपने मार्केट के अंदर एंटर होने की ट्राई करनी होगी, तो डेलिबरेटली क्या होगा कि सारी की सारी कंपनीज अपने प्राइसेस को जो है पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगी ताकि आप इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर ही ना हो पाए। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी डेलिबरेटली प्राइसेस को डाउन रख रही हो, और प्राइसेस को डाउन रखने की वजह से फिलहाल आपको एज एन अकाउंटिंग रेशियो नजर आ रहा हो कि उसकी जीपी मार्जिन गिर गए हैं। सर एक सेकेंड, ये वाली बात हमें कैसे पता चलेगी? हाउ वुड वी नो इन एन एग्जाम सिनेरियो कि यार कंपनी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई, हमको इनके सीईओ से जाके मिले थोड़ी हैं, हमने किसी से मुलाकात थोड़ी की, हमें कैसे पता चलेगा यार ये काम हुआ हुआ है? कॉमन सेंस, सातवां सेंस होता है दुनिया के अंदर, कॉमन सेंस, और ये अक्सर कम ही होता है। ये कॉमन सेंस कैसे पता चलेगा पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड है? अभी तो बताया, वॉल्यूम रेशियोज को जाके देखो। भाई मिसाल के तौर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाते हैं, आप एक सवाल कर रहे हैं जिस सवाल के अंदर आपने देखा कि जीपी मार्जिन गिर रहा है और एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है। आपने देखो जीपी मार्जिन का ताल्लुक प्राइसेस से होता है और एसेट टर्नओवर का ताल्लुक डिमांड से होता है, और व्हेनेवर प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीजेस। अगर आपको नजर आता है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है और जीपी मार्जिन गिर रहा है, तो आपका रेडीमेड कमेंट बन गया। आप खुद से कह देना कि मे बी द कंपनी हैज अडॉप्टेड अ पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू एक्वायर ग्रेटर मार्केट शेयर, और ये बात करके आगे बढ़ जाया करना। डोंट एक्सपेक्ट कि दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू से कि एक पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कंपनी अडॉप्ट कर रही है। इस लेवल के ऊपर अगर मैं खुद से एज एन एग्जामिनर लिख के दे दूं कि पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कंपनी ने अडॉप्ट की हुई है, तो फिर आपका काम क्या है? ये तो बस सवाल में से जवाब बनाना होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेशियोज को इंटरलिंक करना पड़ेगा, तब आपके सामने खुद ब खुद रिजल्ट आ जाया करेंगे। क्लियर होती है बात ये? तो अगेन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से होता है, प्राइसेस से होता है। कॉस्ट पे बात करो तभी प्राइसेस से लिंक कर दिया करना। एक और रेशियो आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं एनपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, बॉटम लाइन मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला न्यूमरेटर के अंदर पीबीआईटी, अगेन कंट्रोलेबल प्रॉफिट, डिवाइड करें सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, एनपी मार्जिन का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। एनपी मार्जिन का फॉर्मूला ये बात रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस कैसी है।
मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहता हूं कि अगर आपकी कंपनी ने 100 रुपए की सेल्स की और उस 100 रुपए की सेल्स के ऊपर लेट सपोज 10 रुपए का पीबीआईटी बचा, यानी 10% का आंसर आ गया, तो ये 10% इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि शेयर होल्डर्स ने जिस मैनेजमेंट को अपॉइंट किया था, तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से अल्टीमेटली हर 100 रुपए की सेल के ऊपर 10 रुपया कंपनी बचा दिया करती है। यानी आफ्टर एक्सक्लूडिंग ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट, सारे के सारे ऑपरेटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ खर्चे निकालने के बाद ये मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से मेरे पास बचता है। सर एनपी मार्जिन की गिरने या बढ़ने की रीजन पॉसिबल क्या हो सकती है? अच्छा देखो, याद रखना, कमेंटिंग का तरीका याद है ना, इंक्रीज डिक्रीज, गुड बैड, अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग, कंक्लूजन, ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे अपने आंसर को कंडक्ट करने के लिए। तो अब जरा कुछ रीजंस फाइंड आउट करने के पीछे जाते हैं। देखो, जब भी तुम एनपी मार्जिन के ऊपर कमेंट करने जाओ ना, तो याद रखना कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का सबसे पहला ताल्लुक बनता है जीपी से। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन खराब था तो उसका कैरिड फॉरवर्ड इंपैक्ट आएगा आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। पहली लाइन मैंने तुमको दे दी, तो अब पाकिस्तानी हो, आगे चला लो कहानी को। अब याद रखना 2 बातें, एक तो जीपी से जरूर ताल्लुक बनाना अपनी इंटरप्रिटेशन का, और हर चीज का ताल्लुक मैनेजमेंट से, हर चीज का ताल्लुक मैनेजमेंट से। यानी एनपी मार्जिन गिर रहा है तो लाइन लिख कर आना कि दिस शोज कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर है, और अगर कम आ रहा है तो लिख देना कि इसका मतलब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस वो है। सिंपल ताल्लुक मैनेजमेंट से बनाना। सर कुछ रीजंस क्या हो सकती हैं बढ़ने या गिरने की? कुछ अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग रीजंस देख लेते हैं। एक अकाउंटिंग रीजन मिसाल के तौर पे क्या हो सकती है कि आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, इस साल इंपेयरमेंट हुई, याद है ना IAS 36, impairment is said to arise when your carrying value exceeds your recoverable amount is higher, और 2 things, fair value less cost to sell और value in use के लिए फिर कुछ बातें बताई थी, आप लोगों को याद आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर आपकी कंपनी के पास कोई ना कोई किसी भी चीज के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी मशीनरी के ऊपर, किसी गुडविल के ऊपर अगर कोई इंपेयरमेंट आ गई है, तो वो इंपेयरमेंट एज एन एक्सपेंस आपके पीएनएल को अनहोनी तरीके से जाके हिट करती है। अनहोनी का मतलब क्या होता है? वो कोई भी चीज जो कि होनी नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई। तो इस वन ऑफ इवेंट की वजह से हो सकता है आपका एनपी मार्जिन खराब हो गया, हो सकता है आपका एनपी मार्जिन खराब हो गया हो या आपका एनपी मार्जिन बेहतर हो गया हो, और उसके पीछे आपने ट्रेस करना है कि क्या कोई वन ऑफ गेन या लॉस तो नहीं है। आजकल के एफआर के पेपर के जमाने के अंदर अक्सर यानी समझ लो पेपर लीक कर दिया मैंने, अक्सर ऐसा ही होता है कि सवाल आपके सामने कोई ऐसा आता है जिसके अंदर एक कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ मर्जर किया हुआ होता है और उस मर्जर को कंडक्ट करने के अंदर कुछ खर्चे हुए होते हैं, तो वो आपके वन ऑफ कॉस्ट हैं। मर्जर एक बार किया है ना, तो अगर मर्जर एक बार किया है, सालों के अंदर मर्जर एक बार हुआ है, तो उसकी भी वन ऑफ कॉस्ट आई होगी। ऐसे वन ऑफ लॉसेस की वजह से, वन ऑफ कॉस्ट की वजह से टेम्परली एनपी मार्जिन खराब हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास एक F7 का सवाल आएगा और उस F7 या FR के पेपर के सवाल के अंदर होगा क्या, आपने किसी कंपनी को एक्वायर नहीं किया होगा बल्कि किसी कंपनी को बेच दिया होगा। अगर आपने किसी कंपनी को बेचा तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को सेल करने के अंदर हो सकता है कोई गेन ऑन डिस्पोजल या कोई लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया हो। उस गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, और देखो ये गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल वन ऑफ है। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? रूटीन नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, रिकरिंग नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये हरकतें होती हैं और ये गेन या लॉस आ जाते हैं। तो अगर किसी सब्सिडरी को, किसी और कंपनी को, किसी एसेट को, किसी डिवीजन को सेल करने के अंदर कोई वन ऑफ गेन या लॉस आ जाए, तो ये भी आपके नेट प्रॉफिटेबिलिटी को उतार या चढ़ाव का शिकार बना सकता है। ऐसा हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर रहा हो, लेकिन क्योंकि एक लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया था, तो हो सकता है उसकी वजह से एनपी मार्जिन आपके खराब हो गए हों। आप कोई और बात कर लें, अगर आपको सवाल के अंदर बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व नजर आता है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है। रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है और रिजर्व नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जरूर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई होगी। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होती है तो क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। दिस कैन बी वन ऑफ द अकाउंटिंग रीजंस फॉर फॉलिंग एनपी मार्जिन। और अगेन वाइस वर्सा केस भी हो सकता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशंस के केस के अंदर। अगर आप किसी सवाल के अंदर हैं और आपको सवाल के अंदर नजर आता है कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, एडमिन है, फेयर वैल्यू गेन्स या लॉसेज हैं, अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस वगैरह हैं, अगर आपको नजर आता है कि ये बढ़ रहे हैं, तो जरूर ये लाइन लिख कर आना कि दे शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। क्योंकि एनपी मार्जिन का गहरा ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, मैनेजमेंट से है। मैनेजमेंट का मतलब होता है सीनियर मैनेजमेंट से है। तो सीनियर मैनेजमेंट को ये बार बार अपनी एनालिसिस के अंदर याद दिलाना जरूरी होता है कि देखो कंट्रोल करो। मैंने बहुत सारी आपने रिसर्च पेपर्स उठा के देखें, बहुत सारी कंपनीज डूब इस वजह से जाती हैं, नॉट बिकॉज दे हैव पुअर प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे हैव पुअर पीपल। मे बी यू हैव
गुड प्रोडक्ट, आप पढ़ाते हैं अच्छा है, आप काम अच्छा करते हैं, मे बी यू सेल समथिंग ऑफ गुड क्वालिटी, बट बिकॉज योर मैनेजमेंट वॉज नॉट विजिलेंट, बिकॉज दे वर स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से आपका पूरा का पूरा इदारा डाउनफॉल का शिकार हो जाए, एंड देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी कि एनपी मार्जिन स्ट्रिक्टली कंट्रोल हो रहा हो, इनके अंदर आने वाली कॉस्ट स्ट्रिक्टली कंट्रोल हो रही है। डन। तो जीपी मार्जिन का ताल्लुक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी से, एनपी मार्जिन का ताल्लुक सिर्फ मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस से और खुदा के लिए किसी चीज़ से नहीं होता। तो यहाँ वाली बातें यहाँ नहीं और यहाँ वाली बातें यहाँ मत लिख दीजिएगा, दो बातें हो गई। फिर आपके पास एक रेशियो होता है मेरे दोस्तों, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एक रेशियो आपके पास होता है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा भाई? मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर कैपिटल 10,000 का एम्प्लॉय हुआ है, इक्विटीज और लायबिलिटीज या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके निकाला जाता है, जैसे रोज में देखा था। मिसाल के तौर पे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 का है और आपने सेल कर दी 20,000 की, तो ये जो रेशो निकाला जाता है ना, ये कुछ इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर आप 20,000 को डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो आंसर आएगा 2। और लिखने का तरीकेकार ये होता है कि जो भी आपका आंसर आए आप उसके साथ ये दो डॉट्स यानी रेशो 1 लिख देते हैं। यानी एसेट टर्नओवर क्या रिप्रेजेंट करता है? एसेट टर्नओवर ये रिप्रेजेंट करता है, जो भी आंसर आए इसको एज 1 क्यों लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर $1 के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कंपनी ने सेल्स कितनी कमा के दी। अगर मिसाल के तौर पे इसका आपका आंसर आ जाता है 3:1, तो 3:1 का मतलब क्या है? हर $1 के कैपिटल के ऊपर $3 की सेल जनरेट की गई है। अगर मिसाल के तौर पे इसका आंसर 5 आ जाता है तो इसका मतलब हर $1 के कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर $5 की सेल्स जनरेट की गई हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात याद रखिएगा कि एसेट टर्नओवर का खालिसतन 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 ताल्लुक किस चीज से होता है? वॉल्यूम्स ओनली, नथिंग एल्स। एसेट टर्नओवर सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड बात करता है, और क्योंकि एसेट टर्नओवर सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड बात करता है तो इसका मतलब ये होगा हायर द बेटर। क्या मतलब? अगर पिछले साल का एसेट टर्नओवर का रेशियो 2:1 था और इस साल का एसेट टर्नओवर का रेशियो 5:1 है, तो इसका मतलब ओवरऑल कंपनी की सेल्स वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ है, और सेल्स वॉल्यूम के अंदर इजाफा होने का मतलब ये हुआ कि उसके प्रॉफिटेबिलिटी कमाने के चांसेस के अंदर इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद रोज के अंदर भी इजाफा पॉसिबल हो सकता है। एसेट टर्नओवर वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे कह लीजिए कि एसेट टर्नओवर वॉल्यूम्स को रिप्रेजेंट करता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि एसेट टर्नओवर एसेट यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये सिर्फ पढ़ने का तरीका है, या तो आप न्यूमरेटर से रेशो को पहचाने या तो डिनोमिनेटर से रेशो को पहचाने, या तो आप ऐसे कह लें कि एसेट टर्नओवर रिप्रेजेंट करता है कि कितना वॉल्यूम सेल्स आपने किया, या फिर कुछ लोग यूं भी कहते हैं, यानी पढ़ाने वाले ये भी कहते हैं कि एसेट टर्नओवर को आप यूं समझें कि डिनोमिनेटर को कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है इन ऑर्डर टू जनरेट सेल, यानी एसेट यूटिलाइजेशन कितनी अच्छी हुई है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कितनी अच्छी हुई है, ये भी एसेट टर्नओवर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होती है बात? ये तो सर ये रेशो बढ़े तो अच्छा या गिरे तो अच्छा? बढ़े तो अच्छा। I'll make a hypothetical scenario in front of you. मिसाल के तौर पे हम ऐसे कहते हैं कि एक कंपनी है, उसका लास्ट टाइम एसेट टर्नओवर का रेशियो था 2:1, यानी हर $1 के कैपिटल के ऊपर $2 की सेल जनरेट किया करते थे। इसका मतलब ये भी है कि अगर $2 का कैपिटल दिया जाता है तो $4 की सेल जनरेट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक कंपनी का एसेट टर्नओवर लास्ट टाइम 2:1 था, और इस टाइम लेट अस सपोज हो गया है 1:1। व्हाट वुड यू से? पुअर परफॉर्मेंस या अच्छी परफॉर्मेंस? पुअर परफॉर्मेंस। लास्ट टाइम $1 का क्या एसेट देते थे ना, तो $2 की सेल लेकर आते थे। अब $1 के एसेट के ऊपर $1 की सेल लेकर आ रहे हैं, और जरा सोचो अगर हम सेल ही $1 की लेकर आ रहे हैं तो कहाँ कॉस्ट रिकवरी की बात बनती होगी, कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात बनती होगी? इसका मतलब द परफॉर्मेंस हैज गॉन पुअर, रेशो गिरे तो बुरा। अच्छा, व्हाट इफ क्या हम यूं करते हैं कि हम बोलते हैं कि यार एक कंपनी है जिसका लास्ट टाइम एसेट टर्नओवर था 2:1, एंड लेट अस सपोज इस टाइम उस कंपनी का एसेट टर्नओवर हो गया है, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग 12:1। इज दिस गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस? यू वुड से गुड। 2:1 से 12:1, $2 की सेल जनरेट करते थे $1 के ऊपर, अब $12 की सेल जनरेट करते हैं $1 के ऊपर। एक्सेलेंट, बट नो, एक्चुअली दिस इज अ पुअर रेशो।
अगर आप कभी किसी सवाल के अंदर देखते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि ये रेशो एक्सेसिवली बढ़ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि एसेट्स आर बीइंग ओवर यूटिलाइज्ड। और याद रखना कि अगर कभी भी कंपनी डिमांड को देखते हुए, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एग्रेसिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, एग्रेसिवली वॉल्यूम्स के अंदर कमाना स्टार्ट कर दे, एग्रेसिवली वॉल्यूम्स के अंदर काम करना स्टार्ट कर दे, तो प्राइमरीली तो आपको ये नजर आएगा कि आपका एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, इस एसेट टर्नओवर यानी अग्रेसिव इंक्रीज इन एसेट टर्नओवर का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके जो एसेट्स होंगे वो एक्सेसिवली डिप्लीट हो रहे होंगे। वो एसेट आपकी गुडविल का एसेट हो सकता है, वो आपकी मशीनरी का एसेट हो सकता है, वो आपके प्लांट का एसेट हो सकता है। बहुत तेजी काम करने का एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है, आपके एसेट जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट होंगे। आपके एसेट जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट होंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको क्विकर री इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और इस बात की देखो कोई गारंटी नहीं है कि क्विकर री इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स भी अलाइन होंगे या तुम्हारे पास डेट होल्डर्स भी अलाइन होंगे। तो अगर कभी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ जाए तो होशियारी यानी एक अलार्म जरूर क्रिएट कर दिया करना कि दैट द कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म का नुकसान कर रही है, अग्रेसिवली ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। क्लियर होती है बात ये। और हमेशा याद रखना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद जीपी मार्जिन। अगर एसेट टर्नओवर बढ़ रहा है तो लॉजिकली जीपी मार्जिन गिर रहा होगा। अगर एसेट टर्नओवर जो है गिर रहा है तो इसका मतलब जीपी मार्जिन बढ़ रहा होगा। हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के अंदर। सर मैं एक सवाल सॉल्व करने गया या गई या वॉटेवर, हम एक सवाल सॉल्व करने गए जिसके अंदर हमने देखा कि जीपी मार्जिन भी बढ़ रहा है और एसेट टर्नओवर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? थम्स अप। इससे अच्छा कोई सिनेरियो ही नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, कोई ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें दोनों गिरे हुए हों, जीपी मार्जिन भी गिर रहा है, उसूली तौर पे प्राइसेस गिरा हो तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है जीपी मार्जिन भी गिरा हुआ हो और एसेट टर्नओवर भी गिरा हुआ हो, तो सर फिर क्या करें? तो लिखना, despite the fact that the company is trying to penetrate into the market, it is lowering its prices, still it is not able to generate enough demand, यानी ultimately कंपनी का दिवालिया निकल गया। The company is going towards the danger zone। शायद उसकी प्रोडक्ट इतनी पुरानी है, शायद उसके हालात इतने पुराने हैं कि they cannot jump back despite the fact कि उन्होंने अपनी प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया है। इस सारे जाविये से जरूर एग्जाम के अंदर सोचा करना। रोज पहला रेशो, जीपी मार्जिन दूसरा रेशो, एनपी मार्जिन तीसरा रेशो, एसेट टर्नओवर चौथा रेशो, और पांचवा रेशो आपके पास मेरे दोस्तों क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को ना प्यार से लोग कहते हैं आरओई, आरओई, पता नहीं आपने क्या सुना, लेकिन आरओई। तो आरओई का फॉर्मूला क्या है? आरओई का फॉर्मूला ये है पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। पहले जरा इसके फॉर्मूला पे गौर कर लेते हैं, फिर इसके थोड़े से काम पे गौर कर लेंगे। ये फॉर्मूला है क्या? इस फॉर्मूले के अंदर देखो सबसे पहले आ रहा है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नोट करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज द फाइनल यानी फाइनल बॉटम लाइन फिगर इन योर इनकम स्टेटमेंट्स। दिस इज द फाइनल फिगर। और आप सब लोग जानते हैं कि जो पीएटी की फिगर होती है, जो फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर होती है, दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर। यही शेयर होल्डर का पैसा है। तो जरा देखो फॉर्मूला ने क्या किया। फॉर्मूला ने शेयर होल्डर्स का पैसा उठाया यानी पीएटी। और याद रखना, दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस होता है, एक ऑर्डिनरी होता है। सबसे पहले आरओई की फॉर्मूला ने क्या किया, इस फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर को उठाया और उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, यानी एक टाइप के शेयर होल्डर को फारिग कर दिया। इसका मतलब ये सोचो कि न्यूमरेटर के अंदर खालिसतन वो फिगर बची है जो कि खालिसतन किससे रिलेट करती है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से रिलेट करती है और किसी से रिलेट नहीं करती। अब जरा देखो फॉर्मूला ने क्या किया। न्यूमरेटर के अंदर खालिसतन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का पैसा रखा और डिनोमिनेटर के अंदर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की इक्विटी रखी, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट रखी। जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का न्यूमरेटर है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब आंसर भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का आता होगा। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला खालिसतन 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 ये बताता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से इक्विटी होल्डर की जेब में कितना पैसा आया। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का आंसर लेट अस सपोज 15% आ जाता है, तो इस 15% का मतलब ये होगा कि आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर पेइंग ऑफ इवन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की जेब में पोटेंशियल प्रॉफिट कितना आया? 15%। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है इन्वेस्टर्स को कि डिविडेंड की पॉसिबिलिटी कितनी है। जितना ज़्यादा आरओई होगा उतना ही ज़्यादा ही चांसेस हैं कि उनकी तरफ डिविडेंड भी रियलाइज ज़्यादा ही हो सकता है। ये जो आरओई का फॉर्मूला है ना,
इट इज हम कहते हैं, ये मेरा कहना है, इट इज अ स्ट्रिक्ट मेजर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाई? देखिए, इसको स्ट्रिक्ट मेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहली बात ऑपरेटिव परफॉर्मेंस नहीं बताता। पीएटी है ना, पीबीआईटी नहीं है, पीएटी है। पीएटी का मतलब सब कुछ लेस करने के बाद, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल सब कुछ लेस करने के बाद बताओ क्या बचा है। तो ये स्ट्रिक्ट मेजर है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस असेस करने में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स की चाह को असेस करने के अंदर हेल्प करता है। एक रीजन हो गई। क्यों? अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक और रीजन भी लिखी है थर्ड पॉइंट के ऊपर, नॉट वाइडली यूज्ड। ये आरओई का फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं किया जाता। पहली रीजन, इट ओनली टॉक्स अबाउट द इक्विटी होल्डर्स। ये फॉर्मूला अज्यूम कर रहा है कि इक्विटी होल्डर इंपॉर्टेंट है। क्या डेट होल्डर इंपॉर्टेंट नहीं? याद नहीं है तुमको, जब तुम नन्हे मुन्नी कंपनी थे और तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं थे तो उधार वाला बैंक ही था जिसने तुम्हारे ख्वाबों को सपोर्ट किया था, और आज तुम जीरो से हीरो बन गए हो तो सिर्फ आरओई की तरफ देखा करते हो। ये स्ट्रिक्ट मेजर है, सिर्फ इक्विटी होल्डर्स के जहन पे बात करता है, इसलिए इसको वाइडली यूज नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी बात, आपको याद होगा कि हमने देखा था कि हमारे पास 5 कैटेगरीज ऑफ रेशोज हैं और 5वीं कैटेगरी होती है इन्वेस्टर रेशोज। क्योंकि रेशोज की दुनिया में इन्वेस्टर रेशोज खालिसतन एक अलग कैटेगरी है, जहां पे हमने बहुत सारे रेशोज को जाके ऑलरेडी पढ़ना है। तो क्योंकि इन्वेस्टर रेशोज के लिए ऑलरेडी एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई है तो वहां पे बेहतर एनालिसिस हो पाता है, इसलिए लोग आरओई को अक्सर इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। बस ये बात याद रखना कि अगर किसी भी सवाल के अंदर आरओई आ जाता है तो आरओई का जो भी आंसर है इट शुड ऑलवेज बी हायर देन योर इंटरेस्ट रेट्स, यानी कंट्री के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए है आपका आरओई। देखो, आप एज एन इन्वेस्टर सोचो, आप हो एक इन्वेस्टर, आप गंजे हो और आप एक इन्वेस्टर हो। आपके पास पड़े हैं चंद पैसे, आप लंदन भी पैसे लेके चले गए हैं, आपने पाकिस्तान से भी बहुत पैसा कमाया है, आपका जो कारोबार था वो प्राइमरीली स्टील बेचने का था, आपने बाल भी अपने लगवा लिए थे, आपका एक भाई भी है जो कि कुछ लोगों को सड़कों पे घसीट रहा होता है, आप वो वाले इन्वेस्टर गंजे हैं। पैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत हैं आपके पास। तो आपने ये सोचना है मैं पैसा किधर लगाऊं। तो जब भी कोई इन्वेस्टर किधर भी पैसा लगाने जाता है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन उसके दिमाग में जो आता है ना, वो आता है कि मैं अपने पैसे बैंक में रखवा दूं, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाओ। सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखवाओगे, कोई रिस्क ही नहीं है, और एक तो कोई रिस्क नहीं है, प्रिंसिपल सिक्योर रहता है, बैंक गारंटी करता है कि आपने जितना पैसा सबमिट किया वो तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास विदाउट रिस्क, यानी रिस्क इज लो, और ऊपर से रिटर्न भी आ जाता है, यानी इंटरेस्ट कमा लेते हो। बट इफ दिस गंजे शरीफ invest in shares, equity, now he is taking more risk। याद है ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जब भी कोई बनने जाता है तो वो लास्ट इन प्रेफरेंस है, लास्ट इन प्रायोरिटी है, सबको पे ऑफ करने के बाद इस गंजे की बारी आती है। तो अगर ये गंजा रिस्क ज्यादा ले रहा है क्योंकि उसको पेमेंट बाद में जाके मिलती है, तो वो एक ही सूरत के अंदर ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा, यानी वो बैंक में पैसे नहीं रखवाएगा तब जब उसको बैंक से ज्यादा रिटर्न ऑफर किया जाए। गंजा रिस्क ले लेता है, गंजे को रिस्क लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट उसको रिटर्न जरूर ज्यादा चाहिए है। अगर रिटर्न ज्यादा नहीं दोगे, अगर कंपनी की आरओई खराब होंगी, तो जब कंपनी की आरओई खराब होती हैं तो अल्टीमेटली इस गंजे, इस शेयर होल्डर, इस इन्वेस्टर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से जाके अपना पैसा बैंक में रखवा दे और वहीं के वहीं बात को खत्म कर दे। मैं इस बात को खत्म करूंगा ये सोचते हुए, अगर आप 2018-19 का ज़माना देखें तो जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट आती तो उस ज़माने के अंदर आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान और अंदर राइज बहुत 11-12% के इंटरेस्ट रेट्स पहुंचे हुए, कायब और पहुंचा हुआ है। उस ज़माने के अंदर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट इज लो। जब इंटरेस्ट रेट्स, दोनों तरीके से सोचो ना, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए है इंटरेस्ट रेट से। ऐसे भी सोच लो कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो हर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को छोड़ के डेट मार्केट के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देता है, यानी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर के लिए आपकी कंपनी वायबल नहीं रहती। तो अगर आपने वायबल रहना है, अगर आपने अपने इन्वेस्टर को खुश रखना है, अगर आपने कैपिटल मार्केट्स को ऑपरेट करना है, अगर आपने स्टॉक मार्केट को जिंदा रखना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपका आरओई का आंसर आपके मुल्क के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आए। क्लियर होती है बात ये। विद दिस वी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की कैटेगरी। इसके बाद बहुत सारी कैटेगरीज को आपने मुझसे सुनना है।